हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी वीडियो में। जैसे पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताएं जिनकी तैनाती सियाचिन में हुई है, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड। तो 3D मैप के थ्रू बताएंगे आपको और इनके बारे में डिटेल बात भी होगी। भारतीय सेना ने पहला 2 मंजिला 3D प्रिंटेड घर बनाया है किस जगह पर, और ये 3D प्रिंटेड घर होता कैसा है इसके बारे में बताएंगे आपको। प्रिंटर कैसा होता है वो भी बताएंगे आपको। इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और वहाँ के क्या हालात हैं, वहाँ की क्या पॉलिटिक्स है, इस पर भी थोड़ा सा नज़र डालेंगे। 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस वो लॉन्च हुई है किस रूट पर, 78th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, और भी कई टॉपिक हैं, कई सारे मुद्दे हैं, उन सब पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और हाँ, अगर आपने अब तक ये वाला वीडियो नहीं देखा है, मैराथन जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 का पिछले साल का टोटल मैराथन वीडियो है, तो ज़रूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो। 1500 MCQ है, तमाम एग्जामिनेशन में बहुत ही काम आएगा और 3 पार्ट में है ये। लगभग टोटल का अगर काउंट करेंगे आवर तो 5.5 घंटे का है और इसका PDF भी अवेलेबल है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। PDF 2-3 तरीके के हैं, MCQ है, MCQ विद नोट्स है, ओके। और देख सकते हैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF है, और मेंबरशिप भी ले सकते हैं 1 ईयर का। उसके थ्रू आपको PDF तो मिलता है, साथ में मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज़ और बुक्स में छूट भी मिलेगी, तो देखना जरूर डिस्क्रिप्शन में। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और पहला क्वेश्चन, पहली महिला सैन्य अधिकारी का नाम बताएं जिनकी तैनाती दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में हुई है। आंसर है कैप्टन शिवा चौहान, ओके, कैप्टन शिवा चौहान। और न्यूज़ आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस में। फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ, ये है सियाचिन का फोटोग्राफ। इस वक्त पूरा बर्फ से घिरा हुआ है, ग्लेशियर ही है, और बीच में वाइट सूट में या कहें वाइट जो कपड़े हैं जो गर्म रखने वाले, उसमें ये बैठी हैं शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान, ठीक है। तो पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना ने किसी महिला अधिकारी को तैनात किया है। नाम फिर से बताऊं, शिवा चौहान, और इंडियन आर्मी की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स में वो कैप्टन है। ये फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स जो है वो इंडियन आर्मी की ब्रांच है जो कि करगिल, लेह, सियाचिन ग्लेशियर इन सब की रक्षा करती है, और मुख्यालय लेह में है। तो एक बार सियाचिन ग्लेशियर को दिखा देते हैं आपको। तो ये रहा प्यारा भारत और यहाँ है लद्दाख, और लद्दाख में ही हिमालय के पूर्वी काराकोरम रेंज में स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। और आप देख रहे हैं 3D मैप, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटलफील्ड कहा जाता है। इस ऊंचाई वाले क्षेत्र पर तापमान गिरकर -60 डिग्री तक चला जाता है, -60। और 4 जनवरी की सुबह 2 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और उस वक्त मैंने देखा कि टेम्परेचर क्या है weather.com से, तो मुझे यहाँ पर -33 डिग्री टेम्परेचर नज़र आया 2 बजे सुबह या कहें रात को। तो आइए टेम्परेचर और गिर जाता है, ये -60 डिग्री तक चला जाता है, ओके। तो सियाचिन ग्लेशियर जो है ना, उसके एक तरफ है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल, और दूसरी तरफ है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यानी एक तरफ पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा है और दूसरी तरफ अक्साई चीन है जो कि चीन के कब्जे में है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक ये जगह है। और सियाचिन ग्लेशियर इसी वजह से, ऊंचाई की वजह से, ये दुनिया का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड कहा जाता है। ग्लेशियर में हर तरफ सफ़ेदी ही नज़र आती है, और उस जगह की रक्षा करने की जिम्मेदारी पहली बार भारत की एक बेटी को मिली है, भारत की बेटी को, गर्व की बात है। और फोटोग्राफ देख रहे हैं आप, बीच में बैठी हैं वो कैप्टन शिवा चौहान। आर्मी के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने मीडिया से कहा है कि शिवा चौहान को सियाचिन ग्लेशियर में मौजूद कुमार पोस्ट में तैनात किया गया। कुमार पोस्ट की ऊंचाई अगर हम बात करेंगे कितनी है, तो 15,500 फीट, अगर एग्जैक्ट कहेंगे तो 16.63 थाउजेंड फीट है। और पोस्टिंग से पहले शिवा चौहान का काफ़ी कठिन परीक्षण हुआ था और प्रशिक्षण भी हुआ था, ठीक है। एक बार फोटोग्राफ दिखा देना चाहता हूँ। ये इस तरीके से ये ट्रेनिंग हुई थी उनकी। सियाचिन जो है वहाँ पर हमारी फ़ौज है, लगभग 3000 सैनिक वहाँ पर तैनात रहते हैं हर वक्त, 3000 बड़ी संख्या है। और बर्फबारी के कारण
सैनिकों को राशन या कोई और मदद पहुंचाना वहाँ बड़ा मुश्किल होता है। और अगर हम बात करेंगे, ये हालात होते हैं कि आप देख लें ग्लेशियर है और नीचे इतना बड़ा गड्ढा है, खाई है, और उसे पार करना है तो ये एक सीढ़ी के सहारे सैनिक हमारे अधिकारी वो पार कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति होती है। और ये जो एक वीडियो भी मैं दिखा देना चाहता हूँ, ये इंडियन आर्मी की ओर से जारी किया गया है, जो वहाँ के हालात हैं उस पर। यहाँ 1984 से इंडियन आर्मी है और उस दौरान और उसके बाद कई बार वहाँ लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। दरअसल 1984 की बात है, इंडियन आर्मी को ये जानकारी मिली थी कि पाकिस्तानी आर्मी इस इलाके में कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिसके बाद 13 अप्रैल 1984 को इंडियन आर्मी ने अपनी फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स को वहाँ पर भेजा था। उसकी स्पेशल टुकड़ी वहाँ तैनात कर दी थी और कई बार झड़प हुई है। आखिरी बार 2003 में यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के सैनिकों के बीच में क्रॉस फायरिंग हो चुकी है और ये बड़ा ही ख़तरनाक जगह है। अक्सर हिमस्खलन और प्राकृतिक कारणों से जो है ना, हम कई सारे जवानों को खो देते हैं। उस जगह पर तैनात किया गया है एक भारतीय बेटी को, नाम है कैप्टन शिवा चौहान। ओके, ये फोटोग्राफ देख रहे हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा ये बैटल फील्ड है, सियाचिन ग्लेशियर। और इसी से जुड़ा मैंने कुछ महीने पहले एक कंटेंट बताया था करंट अफेयर्स की। 18 सितंबर को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड बेस्ड इंटरनेट सर्विस वहाँ पर एक्टिव कर दी गई थी। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, आपको नाम हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। इंडियन आर्मी चीफ कौन है? कैप्टन मनोज पांडे। अच्छा, CDS कौन है इस वक्त? तो जनरल अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। भारतीय सेना ने पहला 2 मंजिला 3D प्रिंटेड घर दिसंबर 2022 में किस जगह बनाया? आंसर होगा अहमदाबाद, गुजरात में। और न्यूज़ आप देख रहे हैं और ये है 3D प्रिंटेड 2 मंजिला मकान अहमदाबाद कैंट में बनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारियों ने इस यूनिट का उद्घाटन किया है 28 दिसंबर को। 3D प्रिंटेड आवासीय यूनिट कहेंगे इसे, और इसका निर्माण मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस और एक प्राइवेट कंपनी है MICOB, उसके सहयोग से किया गया और लेटेस्ट 3D तकनीक का उपयोग यहाँ पर किया गया। 3D प्रिंटर का उपयोग किया गया, 3 डायमेंशनल डिज़ाइन पर काम करता है। अब ये सवाल ये है, बहुत सारे लोगों के मन में होगा कि 3D प्रिंटर होता क्या है, आखिर ये कैसे बनता है? तो देखिए, 3D प्रिंटर जो है ना, इस तरीके का होता है और ये लेयर बनाता चला जाता है, प्रिंट करता रहता है। मतलब जैसे आपके घर पे प्रिंटर होगा या आप कहीं ना कहीं प्रिंट करवाने जाते होंगे, तो उसका प्रिंटर का इंक चलता रहता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे प्रिंटर को, तो उसके जो इंक जहाँ से निकलता है वो घूमता रहता है। ठीक है, और वो स्प्रे करता रहता है। इसी तरीके से ये बहुत बड़ा प्रिंटर होता है और इस तरीके से ये जो अगर हम करेंगे सीमेंट, बालू, इन सब का मिश्रण, वहाँ पर ये प्रिंटिंग के समान वहाँ इस तरीके से डाला जाता है मशीन के द्वारा। ओके, और इस तरह से दीवारें खड़ी की जाती हैं। और यहाँ क्या किया गया कि पहले दीवारें खड़ी की गई, उसके बाद स्टील का फ्रेम लगाया गया है अलग से। ठीक है, दीवारें जो हैं और पिलर्स हैं वो सब 3D प्रिंटर के बदौलत ये प्रिंट किया गया। उसके बाद ये स्टील का फ्रेम लगाया गया, फिर छत भी पेंट कर दिया गया और ये तैयार हो गया है मकान। 2 मंजिला अहमदाबाद में है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है ये क्वेश्चन कि अहमदाबाद में इंडियन आर्मी ने इस घर को बनाया है 3D प्रिंटर के सहयोग से, मदद से। और ये इंडियन आर्मी का पहला 2 मंजिला ये मकान है। ठीक है, अब तक 1 मंजिला मकान और ख़ास तौर पे इस प्रिंटर का इस्तेमाल लद्दाख वगैरह में काफ़ी बड़े पैमाने पर इंडियन आर्मी कर रही है, लेकिन 2 मंजिला ऐसा पहला बनाया गया है अहमदाबाद। मुझे लगता है पूरी बात समझ चुके होंगे, और हाँ, समझ में आ रहा हो तो लाइक बटन जरूर दबाना और प्लीज़ शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, उनसे एक ही अपील है, ज़रूर करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं।
गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर होगा प्रहरी। तो गृह मंत्री ने ये लॉन्च किया है और ये प्रहरी क्या करेगा, इससे सैनिकों की या कहें जो हमारे जवान हैं उनकी व्यक्तिगत और सर्विस से संबंधित, सेवा से संबंधित जानकारी उसमें रहेगी और वो इससे बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकेंगे अपनी जो सर्विस के दौरान कर रहे हैं वो सब। तो न्यूज़ आप देख रहे हैं और ये गृह मंत्री लॉन्च कर रहे हैं उस ऐप को जिसका नाम है प्रहरी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, MOIL कहते हैं मोइल, तो उसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पद किसने संभाल लिया या किसे दिया गया ये पद? आंसर होगा अजीत कुमार सक्सेना। और न्यूज़ देख रहे हैं आप, ठीक है। तो केंद्र सरकार की कैबिनेट समिति ने, जो नियुक्ति समिति है, उसी ने ये अपॉइंटमेंट किया है और ज्वाइन कर लिया है उन्होंने और इस पद पर वो 2025 तक अपनी सेवाएं देंगे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो कंपनी है MOIL, मैग्नीज और इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? ये एक सरकारी मिनी रत्न कंपनी है और इसका मुख्य काम देश में मैग्नीज का उत्पादन करना है। देश में मैग्नीज क्या होता है और क्यों यूज़ किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग जो है ना वो स्टील को मजबूत करने के लिए किया जाता है। एक पदार्थ है जिसको स्टील में अगर मिला दिया जाता है तो बहुत ही मजबूत हो जाता है और उस स्टील का उपयोग बुलेट प्रूफ या फिर राइफल बैरल इन सब में किया जाता है, ओके। और ये जो कंपनी है सरकारी कंपनी है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। स्थापना हुई थी 1962 में। एक इम्पॉर्टेंट ये कंपनी है भारत की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बन गए? मैप भी बताएंगे आपको। इसका आंसर होगा बेंजामिन नेतन्याहू, फिर से बन गए। अभी हाल ही में शपथ ली है उन्होंने। 73 ईयर के हैं और 6th टाइम यानी 6ठी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं। और नेतन्याहू की सरकार को राइट विंग की कई पार्टियां ने उनको सपोर्ट किया। आपको पता होना चाहिए कि इजराइल में आज तक पूर्ण बहुमत की कोई सरकार नहीं बनी है। हमेशा सपोर्ट से ही सरकार बनी है। अल्पमत में रही है जिसके प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और उनको कई पार्टियों ने सपोर्ट किया है। तो एक ऐसा देश है, ओके। तो न्यूज़ तो आप देख रहे हैं और एक बार मैप के थ्रू चलते हैं। इजराइल कहाँ पर है? ये रहा प्यारा भारत और यहाँ देखते हैं हम, ये है इजराइल, ओके। पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, इधर मिस्र है और ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है। मुद्रा क्या है? इजरायली शेकल। पड़ोसी देश मैंने बताया है। और ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है ना, ये फ़लस्तीन का 2 टुकड़ा है। ये गाजा पट्टी है और ये वाला जो फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक कहते हैं इसको। हालांकि इसका भी बहुत सारा हिस्सा जो ना इजराइल ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो आपको पता होगा कि नेतन्याहू इससे पहले 2021 में उनको इस्तीफा देना पड़ा था, तब वो प्राइम मिनिस्टर थे और तब नेफ्ताली बेनेट जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 2022 के शुरुआत में ही यायर लैपिड वो अंतरिम प्राइम मिनिस्टर बने थे और फिर चुनाव हुआ और अब हम लोग देख रहे हैं कि नेतन्याहू फिर से, नेतन्याहू की जो लिकुड पार्टी है उनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली और वो PM बन गए हैं, ठीक है। उनको सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ी दूसरे दलों से, तो वो सपोर्ट मिल गया। नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा था 2019 में। घूसखोरी, धोखाधड़ी जैसे आरोप लगे थे और इन आरोप के कारण वो 2021 के बाद से प्राइम मिनिस्टर के पद पर वापस नहीं आ पा रहे थे। लेकिन हुआ ये है अभी हाल ही में 27 दिसंबर को कि इजरायली सांसदों ने एक कानून वहाँ संसद में पारित कर दिया और इस कानून में ये प्रावधान दिया गया कि जिन मंत्रियों को अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है लेकिन हिरासत की सज़ा नहीं दी गई है, वे मंत्री अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो एक तरह से इनको छूट मिल गई, तो अब वो फिर से प्राइम मिनिस्टर वहाँ बन गए। महत्वपूर्ण बात ये, भारत का मित्र देश है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस राज्य की विधानसभा ने दिसंबर 2022 में लोकायुक्त अधिनियम 2022 पारित किया? आंसर का महाराष्ट्र, ओके। एक मैंने खबर देखी है इससे रिलेटेड, इसमें लिखा हुआ महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट टू पास
लोकायुक्त बिल, लेकिन ये गलत बात। देखिए आप उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में और उड़ीसा में, वहाँ भी लोकायुक्त का बिल पास है और वहाँ लोकायुक्त हैं, ठीक है। तो ये पहला राज्य तो एक है नहीं। दूसरी बात कि देवेंद्र फडणवीस जो कि वहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से बयान आया कि ऐसा पहला राज्य है जो कि चीफ मिनिस्टर को भी इस दायरे में लाता है, लोकायुक्त के दायरे में लाता है, जांच के दायरे में लाता है। लेकिन उड़ीसा में भी वहाँ पर जो लोकायुक्त कानून है उसमें चीफ मिनिस्टर को उसके दायरे में रखा गया, तो दोनों बात गलत साबित होती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य नहीं है। अब अगर हम बात करेंगे कि लोकायुक्त अधिनियम जो है उसमें क्या क्या प्रावधान है, तो देखिए इस लोकायुक्त में मुख्यमंत्री और राज्य के मंत्री सहित तमाम जो लोक सेवक हैं उनकी जांच के लिए लोकायुक्त जो है ना राज्य एजेंसियों को निर्देश दे सकते हैं, उनको एक अधिकार दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है, न्यूज़ आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के किसी भी वर्तमान या पूर्व मुख्यमंत्री की जांच लोकायुक्त के द्वारा तभी कराई जा सकती है जब विधानसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित हो, और ऐसा कभी होगा ही नहीं। तो मतलब कि ये बस एक तरह से दिखावा ही है मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों पर। एक और बात कि वर्तमान और पूर्व मंत्रियों की जांच के लिए गवर्नर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और गवर्नर के द्वारा नियुक्त मंत्रियों के समूह जो है वो विचार करेगा कि किसी भ्रष्टाचार या कुछ ऐसे मामले की जांच लोकायुक्त करें या नहीं करें। मतलब सब कुछ तो अधिकार मंत्रियों को ही मिल गया और उन्हीं लोगों को मिल गया जिनके नाम अगर भ्रष्टाचार होगा तो उन्हीं के साथ ही संगी। और इसी तरह से अगर विधायकों के खिलाफ अगर कोई जांच का मामला होगा तो काउंसिल चेयरपर्सन या विधानसभा अध्यक्ष से मंजूरी लेनी होगी। ओके, महत्वपूर्ण बात, अगर आईएएस अधिकारी के खिलाफ जांच की जा रही है तो उसके लिए भी मुख्यमंत्री से और मुख्य सचिव स्तर से इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो फिर जब इतने सारे दायरे हैं तो फिर लोकायुक्त कानून का मतलब कोई रह नहीं जाता है एक्चुअल में, ठीक है। कहने को तो है कि लोकायुक्त कानून होगा, जैसे इस देश में जो लोकपाल कानून बना और उसके बाद लोकपाल भी नियुक्त हैं, लेकिन एक्चुअल में वो कितना काम कर पा रहे हैं, क्योंकि इस कानून इतना सख्त बना हुआ है कि अगर किसी ने आरोप लगाया या किसी ने इंक्वायरी के लिए कहा, सजेशन दिया, अपील की, और ये बात अगर गलत साबित हो गई तो उस व्यक्ति को सज़ा हो सकती है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि लोकपाल के पास बहुत सारा मामला नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो महाराष्ट्र की बात कर रहे थे हम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, और ये क्वेश्चन होगा, भारत की 7वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई, तो इसे किस रूट के लिए शुरू किया गया? आंसर होगा हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी, ठीक है। तो ये हरी झंडी दिखाई इन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। तो ये 7वीं है और पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है। तो ये पश्चिम बंगाल के हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक चलेगी, 562 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ओके, अगर हम बात करेंगे कि वंदे भारत एक्सप्रेस कितनी इस वक्त चल रही है, तो जैसे मैंने बताया कि 7वीं है, तो टोटल 7 ये रही अलग अलग। न्यू दिल्ली से वाराणसी, न्यू दिल्ली से कटरा, मुंबई से गांधीनगर, नई दिल्ली से ऊना, मैसूर से चेन्नई, नागपुर से बिलासपुर, और अब हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस। ओके, हो गई पूरी बात। 2019 में ये वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। ओके, तो ये पश्चिम बंगाल में ये शुरू हुई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत के कोर सेक्टर की विकास दर नवंबर 2022 में कितनी रही? नवंबर देख के आप मत समझ लेना कि पुरानी खबर है, ये अभी हाल ही में 2 दिन पहले ही केंद्र सरकार ने ये जारी किया है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 5.4%, और न्यूज़ देख रहे हैं आप, 30 दिसंबर का ये न्यूज़ है। कोर सेक्टर किसको कहते हैं? यानी बुनियादी ढांचा। ऐसे सेक्टर जो 8 उद्योग हैं जिनमें कोयला, कच्चा तेल, उर्वरक, स्टील, पेट्रोलियम रिफाइनरी, सीमेंट, बिजली और नेचुरल गैस। तो ये 8 जो है ना वो कोर
सेक्टर कहे जाते हैं। और इनकी कमी या जो अगर विकास दर कम हो रहा है या विकास दर बढ़ रहा है, तो ये अर्थव्यवस्था ये बताता है, इशारा करता है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। ठीक है। और ये औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में इन 8 जो उद्योग हैं उनकी हिस्सेदारी इंपॉर्टेंट 40% के आसपास। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 4 जनवरी को। दुनिया भर में मनाया जाता है 4 जनवरी को। और उद्देश्य यही है कि ब्रेल के महत्व को, उसके बारे में जागरूकता पैदा की जाए। ब्रेल एक लिपि है, स्क्रिप्ट है, जिसका प्रयोग जो ब्लाइंड पर्सन है वो लिखने, पढ़ने और समझने के लिए करते हैं। और ये देख रहे हैं आप, डॉट डॉट होते हैं, उसी से वो पढ़ते हैं अपने स्पर्श की क्षमता से। ठीक है। तो लुई ब्रेल ने इसका इजाद किया था और उन्हीं को याद करते हुए दिवस आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एयरफोर्स ने दिसंबर 2022 में किस एयरक्राफ्ट से ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का परीक्षण किया है? आंसर होगा सुखोई 30 MKI। ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मोस मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज का वर्जन का वो टेस्ट किया गया। एयरफोर्स ने टेस्ट किया इसे और देखा कि टारगेट को भेद पा रहा है कि नहीं। तो एक इम्पॉर्टेंट, ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और अपने लक्ष्य में सक्सेसफुल रहा है। ठीक है। तो इंडियन एयरफोर्स की बात कर लें, अभी चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान। अगला क्वेश्चन, भारत के 78th ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आंसर होगा कौस्तुभ चटर्जी। ठीक है। उन्होंने ये खिताब कहाँ पर और कैसे हासिल की? दिल्ली में अभी आयोजित हुई है 59th राष्ट्रीय सीनियर शतरंज चैंपियनशिप। तो उसी के दौरान उनको ये खिताब मिला है। ग्रैंड मास्टर बनने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ पॉइंट्स पाने होते हैं, करीब 2500 एलो पॉइंट्स, और वो लाइव रेटिंग को पार करना होता है। तो पार कर लिया इन्होंने और इनको ये मिल गया है, ग्रैंड मास्टर खिताब मिल गया है। 78th हैं ये। ओके। अच्छा, इससे पहले 77th कौन थे? तो आदित्य मित्तल, महाराष्ट्र के। 76 थे प्रणव आनंद। ठीक है। तो कौस्तुभ चटर्जी 78th हैं ग्रैंड मास्टर और पश्चिम बंगाल से हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा इसका 1 जनवरी को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की स्थापना की हुई है और इसका उद्देश्य यही है कि सभी देशों, धर्मों के बीच में शांति स्थापित किया जाए और युद्ध को टालना, अहिंसा को बढ़ावा देना है इसके लिए। ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सीमा सुरक्षा बल यानी BSF में महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार पर किन्हें तैनाती दी गई है? कौन है अतिरिक्त प्रभार पर? आंसर होगा सुजय लाल थाउसेन। वो कौन है? सुजय लाल थाउसेन इस वक्त CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं। अब उनको BSF का भी एडिशनल प्रभार दे दिया गया है। 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी हैं वो। ओके। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कर्नाटक में किस जगह सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी CDTI की स्थापना की जा रही है, जिसकी आधारशिला गृह मंत्री ने रखी? आंसर होगा देवनहल्ली। ये कर्नाटक में है, देवनहल्ली। ओके। तो 31 दिसंबर को उन्होंने इसकी आधारशिला रखी है, नींव रखी है। CDTI जो है ना, वो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके लिए है और यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। और ये सेंटर कर्नाटक के पड़ोसी जो राज्य हैं, कर्नाटक और उसके आसपास के राज्य जैसे महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, वहाँ के फॉरेंसिक साइंस के लिए मददगार होगा वो। और देश में कई सारे CDTI हैं, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जैसे चंडीगढ़ में, गाजियाबाद में, कोलकाता, हैदराबाद, जयपुर, भोपाल। ओके। अब कर्नाटक में भी ये स्थापित किया जा रहा है देवनहल्ली में। कर्नाटक की भी बात कर लें, चीफ मिनिस्टर हैं बसवराज बोम्मई और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया, तो ये कहाँ पर स्थित है? आंसर होगा कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। ठीक है। कोलकाता में ये राष्ट्रीय संस्थान का उद्घाटन हुआ है। वर्चुअल मोड पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया और ये जल और स्वच्छता को लेकर वहाँ पर रिसर्च वगैरह इन सब का काम वहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था टोटल करंट अफेयर्स और भी
क्वेश्चंस हैं, कल मॉर्निंग को मैं वो भी आपको दे दूंगा। तमाम जो भी करंट के क्वेश्चंस आपको देता हूं मैं। और हाँ, वीडियो देखना मत भूलना। जो मैराथन है वो PDF अवेलेबल है, आप सबके लिए तैयार किया गया है बहुत ही किफ़ायती दरों पर। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर करके जाएं। ठीक है, अब मिलते हैं कल मॉर्निंग को।